CAPF AC 2022 मिशन 250 प्लस में आज हम डे 21 का इसमें कल हमने डे 20 वाले में बताया था कि 10 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स इसमें हम प्रोवाइड कराएंगे। ऑब्वियसली और हम प्रोवाइड कराएंगे, कंटिन्यू आपको करवा रहे हैं, इनफैक्ट डेली बेसिस पे आपको करवा रहे थे, लेकिन इसमें एक साथ आपको 10 हम प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर वैसे ही 10 हम आर्गुमेंट टॉपिक प्रोवाइड कराएंगे, 10 आपको रिपोर्ट टॉपिक, और फिर वो जो आपका रेगुलर बेसिस पे वो तो मिलेगा ही। अब ये देखो, एक चीज का ध्यान रखना, जब हम किसी भी टॉपिक को देखते हैं, जैसे कुछ कपल ऑफ ईयर्स में हमने देखा कि कुछ टॉपिक जो हमने ऐसे में दिया वो आर्गुमेंट में आया, कुछ टॉपिक है आर्गुमेंट में हमने दिया वो आपका ऐसे में आया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि टॉपिक को होलिस्टिक वे में पढ़ना है, हमें पढ़ना इन द सेंस कि प्रिपेयर करना है। कोई भी टॉपिक जो आता है तो सेम टॉपिक आप देखोगे उसे आर्गुमेंट में प्रेजेंट किया जा सकता है, सेम टॉपिक के है से ऐसे में प्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी यूपीएससी का जो भी ऐसे आता है ऑलमोस्ट जो है परफेक्ट उस फॉर्म में कोई भी ऐसे नहीं दे सकता है। वो आपको थीम दिया जा सकता है, आपको टाइप दिया जा सकता है, आपको पैटर्न दिया जा सकता है कि इस पैटर्न पे आपको इस टाइप का आ सकता है, और अदरवाइज एग्जैक्ट जो है वो देना मुश्किल होता है, क्योंकि यूपीएससी भी अपना प्रॉपर टाइम देती है। सपोज सारे क्वेश्चंस को, जैसे आप एमसीक्यू में देखोगे बहुत सारे, एक एग्जाम में आया दूसरे एग्जाम में आपको सेम एज सच क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन ऐसे वगैरह में नॉर्मली लिटिल डिफरेंस करते हैं। जैसे आप एग्रीकल्चर लो, एग्रीकल्चर पे 1000 ऐसे बन सकते हैं, लेकिन सारे का कंटेंट सेम नहीं होगा, बट बेसिक आपको जो है वो पढ़ना है। विमेन इंपावरमेंट पे 1000 ऐसे बन सकते हैं, लेकिन सारे का कंटेंट सेम नहीं होगा। इस वजह से आप देखोगे ऐसे को ओपन इंडेड क्वेश्चन कहा जाता है, आपके पास सिंपल अपॉर्चुनिटी होता है, आप होलिस्टिक वे में उसको तैयार करो। तो इसमें हम आज जो है 10 इंपॉर्टेंट ऐसे दे रहे हैं, उसके बाद ऑब्वियसली रिपोर्ट आर्गुमेंट ये सब सब आपके मिलेंगे, और ग्रेजुअली डेली डेली रेगुलर बेसिस पे आपको मिल रहा है। तो इसमें फर्स्ट एक है कि दिस इज द राइट टाइम व्हेन इंडिया शुड रिव्यू इट्स नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। इनफैक्ट यदि देखा जाए तो 5 रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं, जो P5 परमानेंट जो 5 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। उसके अलावे इंडिया, आपका जो पाकिस्तान है, उसके अलावे जो है आपका एक तरह से इजराइल एक्सेप्ट नहीं करता है प्रॉपर तरीका से, वो एक तरह से ना है तब भी कुछ नहीं, नहीं है तब भी कुछ नहीं एक तरह से। और एक आपका नॉर्थ कोरिया, तो मान के चलो कि 9 जो है वो आपके न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। तो उसमें से इंडिया का जो है, इंडिया ने आप देखोगे कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इंडिया ने एक तरह से न्यूक्लियर वेपन अपना यूज किया मई महीने में, 11th में एंड 13th में को यूज किया। और उसके बाद कुछ दिन बाद जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो भी उस समय की गवर्नमेंट थी उसने NFU डिक्लेयर किया कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है कि एक तो हम जो युद्ध यदि सिचुएशन आता है तो हम युद्ध के कंडीशन में पहला जो है नो फर्स्ट यूज हम नहीं करेंगे, लेकिन एक तरह से यदि कोई हम पर अटैक करता है तो हम फिर ये फ्री हैं, क्योंकि इंडिया के पास इस समय न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि थ्रू अर्थ और थ्रू वाटर थ्रू एयर, हम तीनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। और एक ये भी है कि जो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री नहीं है उनके खिलाफ हम न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेंगे। अब चूंकि चाइना के साथ आपकी स्थिति बहुत बुरी है, पाकिस्तान के साथ उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उतनी मतलब खराब स्थिति नहीं, क्योंकि ना पाकिस्तान से हम कन्वेंशनली सुपीरियर हैं, लेकिन चाइना से हमारी स्थिति सही नहीं है। अब इसमें हो सकता है ये टॉपिक आपका आर्गुमेंट में भी पूछा जा सकता है, ये टॉपिक जो है आपका ये आपका शायद रिपोर्ट में भी पूछा जा सकता है डिफरेंट फॉर्म में। तो आपको होलिस्टिक वे में पढ़ना चाहिए, इसमें कुछ टेक्निकल चीजें आपको जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यदि हम देखते हैं, चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इन द ईरा ऑफ साइबर थ्रेट। तो साइबर थ्रेट आज के डेट में जो बहुत सारी चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी पहले सेना क्या होती थी, अटैक करने के लिए जाती थी, कि सोचो कोई अफगानिस्तान से यहाँ आ रहा है, या फिर जो आपके ब्रिटिशर्स हैं यहाँ से अफगानिस्तान जा रहे हैं अटैक करने के लिए, और 14,000 जा रहे हैं, उसमें एक बस आकर के बताता है कि हम हार गए, कोई नहीं बचा, सिर्फ हम अकेले बच पाए हैं। ये सिचुएशन नहीं है आज, और आज 50,000 1 लाख की सेना की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक टीम जो हो 5, 10, 20 मिल करके वो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दे,
यानी कि मुंबई का पूरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है बंद कर सकता है, पूरे दिल्ली मेट्रो बंद कर सकता है, चीजों को जो भी है सिस्टम को हैक करके। तो साइबर जो थ्रेट है इस समय दुनिया में जो चल रहा है, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करना एक चैलेंजिंग टास्क है। अब इसी के संबंध में आप देखो स्मार्ट पुलिसिंग वगैरह पे आपने देखा है। तो चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इन द इरा ऑफ साइबर थ्रेट, ये आपका एक प्रोबेबल में से है। नेक्स्ट आपका है कलेक्टिव एफर्ट इज मस्ट फॉर टैकलिंग इन्वायरमेंटल चैलेंज। जो इन्वायरमेंटल चैलेंज है, जो पर्यावरण का प्रदूषण जो हो रहा है, पर्यावरण का चुनौती जो है, उससे सामूहिक जो है अभी इस वजह से कि देखो COP26 जो हुआ उसमें इंडिया ने एक तरह से कार्बन न्यूट्रल होने का जो 2070 तक ये किया, बहुत सारे कंट्री हैं जो 2050 तक टारगेट रख रहे हैं। तो जो पर्यावरण का ये है, जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी कंट्री अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, और जब तक कि सारे का कलेक्टिव एफर्ट होगा। अब हर कंट्री अलग अलग इमिशन कर रहा है, कुछ कंट्री है बहुत कम कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो छोटा एक पड़ोसी है भूटान है, भूटान एक तरह से क्या है कि भूटान जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है एक तरह से उससे ज्यादा वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स उसका है, और जो हमारा पर्यावरण को यानी कि प्लांट है, ग्रीनरी है, उसको 60% के आसपास रखना है मिनिमम, कम उससे नहीं, ज्यादा हो जाए तो ठीक है। टाइगर कॉरिडोर से लेकर बहुत सारी चीजों को उन्होंने ये किया है, तो ऑब्वियसली है उनका सराहनीय। लेकिन एक छोटा सा भूटान अकेले कुछ नहीं कर सकता है ना। अब भूटान के बगल में ही हम इंडिया है, तो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, अब वो पॉल्यूशन कर रहा है। तो ये सिर्फ सबका ये कलेक्टिव एफर्ट जरूरी है इन्वायरमेंटल। तो ये आप ग्लोबल लेवल पे इस चीज को ये करोगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीजें आज के डेट में जो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से कह सकते हैं ना कि न्यू एज वेपन इसको कह सकते हैं। इसके आप कोई भी टॉपिक आप देखते हो तो उस फॉर्म में इसको एक होलिस्टिक वे में आप प्रिपेयर करोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही, बहुत सारे स्टूडेंट इसी ये मिस्टेक करते हैं कि जो टॉपिक देखे एज सच वही आया तब को लिख सकते हैं, चेंजेज हुआ तो नहीं लिख सकते हैं। तो एक तरह से इसका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, या फिर ये कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द न्यू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या फिर ये कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इज मेकिंग मोर पीपल मोर अलोन। और इस टाइप के बहुत सारे इसमें ये हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किल्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, या फिर इट डिमिनिशेस द ह्यूमन फैकल्टी, और इट डिमिनिशेस ह्यूमन एजेंसी, और व्हाटसोएवर आप टर्म्स में उसमें कह सकते हो। तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मानव बुद्धि को नष्ट करता है, इन द सेंस कम करता है, या इसका कह सकते हो नुकसान पहुंचाता है। अब एग्जैक्ट समटाइम देखो क्या होता है ना कि कुछ चीजें जो इंग्लिश में आप करते हो तो बहुत बार बहुत डिफिकल्ट होता है उसको एग्जैक्ट हिंदी में ट्रांसलेट करना। ये हमारे साथ और आपके साथ नहीं, इन नंबर ऑफ पीपल के साथ प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंडिया मस्ट टेक लेसन्स फ्रॉम श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस ये एक दिन में नहीं हुआ। किसी भी चीज को आप जैसे कोई भी कंट्री हो तो आप कभी कभी सोचते हो ना, एक महाभारत में बहुत अच्छा ये है ना लाइन है कि जब जब व्यक्ति राष्ट्र पर भारी पड़ता है तो राष्ट्र को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो श्रीलंका में देखो राजपक्षा फैमिली, आइदर गोटाबाया राजपक्षा या महिंद्रा राजपक्षा, इनफैक्ट महिंद्रा राजपक्षा एक तरह से मेन आदमी उन्होंने फाउंड किया, लेकिन फिर कुछ लंबे समय तक वो प्रेसिडेंट रहे, फिर उसके बाद वो पोस्ट से हट गए। फिर गोटाबाया राजपक्षा उनका भाई जो है, पहले उसके पहले मैत्रीपाला सिरिसेना बने, उसके बाद गोटाबाया राजपक्षा इनके भाई, फिर राजपक्षा ने फिर रानी विक्रम सिंह को हटा करके और फिर अपने भाई को ही बना दिया, और इनके फैमिली से कोई मिनिस्टर है कोई ये, यानी कि सब ये कब्जा किए हुए हैं। तो हमें ये चीज देखना चाहिए कि किसी भी चीज को आपके पास प्रचंड बहुमत है, आपके पास मेजोरिटी है, ब्रूट मेजोरिटी है, या आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेस या कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम पे कंट्रोल है, इसका मतलब नहीं है कि आप डिसीजन ऐसा लोगे जिसमें कि कंट्री को नुकसान उठाना पड़े। तो एक तरह से इंडिया है, कोई भी चीज जब हमारे पड़ोसी के घर में आग लगती है ना तो समटाइम जो है उसका नुकसान हमें भी उठाना पड़ता है। तो इसलिए श्रीलंका एक इंडिया के तुलना में एक बहुत छोटा सा कंट्री है। भारत इतना बड़ा कंट्री है कि ऑब्वियसली है इसमें कोई भी चीज उस लेवल से कोलैप्स नहीं कर सकता, बट स्टिल हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। तो एक ये है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब ये नहीं है कि फिलहाल हम इस सबको राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
जो राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि राइट टू ट्रीटमेंट जो है फंडामेंटल राइट सभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने आयुष्मान भारत स्टार्ट किया है जिसमें करीब करीब 40% हमारा पॉपुलेशन जो है कैटर हो रहा है, यानी कि 10 करोड़ फैमिली जो है उनको आपका आयुष्मान भारत कार्ड दिया गया, जिसमें टर्शियरी और सेकेंडरी और टर्शियरी मेडिकल केयर के लिए उन्हें सुविधा एक तरह से कैशलेस ट्रीटमेंट का बेनिफिट दिया जा रहा है। सो ये फिर भी ये आपके लिए जरूरी है कि अभी हमारे पास जैसे इवन इफ अ पर्सन इज रेडी टू पे, ए पर्सन इज एबल टू पे, ए पर्सन इज हैविंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, बट आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस हो गया, ए लॉट ऑफ पीपल वेयर पेइंग मल्टीपल टाइम देन एक्चुअल कॉस्ट, still they were not getting because there was lack of availability। अब बहुत सारे मेडिकल, बहुत सारी दवाइयां लोग हैं जो स्टोर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को डर है कि हमारे पास जो है सुविधाएं कम हैं। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। इट इज नॉट अबाउट कि आप फ्री सबको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो या नहीं, आप पैसे लेकर के भी प्रोवाइड करा रहे हो। इन स्पाइट ऑफ दैट आपके पास ये होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि आप उसमें लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करा सको। क्वेश्चन नंबर 7, वॉर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर रिफ्यूजी, इनफैक्ट रिफ्यूजी क्राइसिस कर दो इसको, ठीक है ना, क्राइसिस देन एनी अदर फैक्टर। जो दुनिया में रिफ्यूजी बहुत सारे कारण से बनते हैं। रिफ्यूजी बहुत बार जो हैं आपके एक तरह से इथनिक क्लैशेस होते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल कंसर्न होते हैं, या कुछ और चीजें हुई उसके कारण। लेकिन वॉर जो है वो आपका मोर रिफ्यूजी क्राइसिस इज क्रिएटिंग मोर रिफ्यूजी क्राइसिस देन एनी अदर फैक्टर। इनफैक्ट इंडिया ऑल्सो विटनेस्ड द रिफ्यूजी क्राइसिस इन द सेंस, इंडिया ने उस समय, आज इंडिया एटलीस्ट इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। 1971 में इंडिया के पास ऑलरेडी इंडिया बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था मल्टीपल फ्रंट पे, और उस समय उस पॉपुलेशन के अनुसार बहुत ज्यादा जो है शरणार्थी का जो आपका रिफ्यूजी क्राइसिस था। तो इसमें से एक तरह से वॉर। अब ये टॉपिक क्यों आया? हर टॉपिक के पीछे अपना लॉजिक है। टॉपिक के पीछे ये है कि आप देख रहे हो कि जो रसिया और यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो अब देखा जाए तो इस मंथ के जब 25 आएगा तो 24th, तो 5 मंथ हो जाएगा। 5 मंथ 21st सेंचुरी में 5 मंथ वॉर एक बहुत लंबा पीरियड होता है। तो इसमें से बहुत सारे लोग को अपने जान गंवाने पड़े, बहुत सारे लोग रिफ्यूजी हो गए, बहुत सारे लोग परमानेंट रूप से अपने शायद हो सकता है वो ना लौट पाए वहाँ, या सिचुएशन जो भी है। तो वॉर जो है वो आपका बहुत जो है रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8 है, गिग इकोनॉमी इज द न्यू ट्रेंड इन द जॉब मार्केट। जो जॉब मार्केट में गिग इकोनॉमी एक नया चलन है, एक नया आपका ट्रेंड हो रहा है। क्योंकि कोई भी कंपनियां आज के डेट में बहुत सारे देख रहे हो जो कंपनियां हैं, सब के सब जो एक तरह से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन सब जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कोशिश में लगा हुआ है। हाँ, बहुत बार जो होता है जो वर्कर हैं उनके लिए भी फायदा होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसे यदि 4 आवर्स वर्क करना है तो वो आराम से 4 आवर्स जाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, वो जो रिक्वायरमेंट मिनिमम है वो फुलफिल कर रहा है, तो अपना वो जॉब प्राप्त करेगा। उसे 4 आवर्स वर्क करना है, 6 मंथ उसे चाहिए, 6 मंथ के लिए वर्क किया, फिर वो अपना जो भी छोड़ सकता है। तो इजी एग्जिट, इजी एंट्री। अब कुछ जॉब में क्या होता है, डिफिकल्ट एंट्री बैरियर जो होता है, एंट्री बैरियर डिफिकल्ट तो एग्जिट बैरियर भी डिफिकल्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल लो, कुछ जगह जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, असिस्टेंट कमांडेंट में जस्ट सोचो कि आज आप असिस्टेंट कमांडेंट बने, जैसे ही आप एंट्री लिए, आपने फॉर्म वहां फिल कर दिया कि नाउ आई एम ज्वाइनिंग, 3 डेज बाद आप ये बोलोगे ना कि एक्चुअली में क्या है ना कि मुझे जॉब नहीं करना है, बोलेंगे ऐसा है कि 2 लाख रुपए जमा करो, ठीक है। तो से आज गए, 3 डेज बाद छोड़ रहे हो, बोलेंगे 2 लाख रुपए जमा करो मिनिमम। इनफैक्ट अभी ज्यादा होगा, हो सकता है हमारे टाइम में 1,80,000 था, तो अभी ज्यादा ही होगा, 2,20,000 30,000 वॉट्स एवर मान के चलो कि 3 दिन बाद भी छोड़ना चाहोगे। लेकिन गिग इकोनॉमी में क्या है, ठीक है हमारी मर्जी, कल से हम नहीं आएंगे, दैट्स फाइन, डे आफ्टर टुमारो आई एम नॉट रिपोर्टिंग। या फिर जो भी कंपनी भी बोल देगा, मैसेज आपको कर देगा, भैया जी कल से जॉब पे मत आइएगा। तो इजी एंट्री बैरियर, एग्जिट, इजी एग्जिट बैरियर। डिफिकल्ट एंट्री बैरियर तो डिफिकल्ट एग्जिट बैरियर भी होता है समटाइम। कुछ जगह जैसे मेडिकल वाले में, कुछ जगह एडमिशन आप ले लिए, उसके बाद वो टाइम देंगे कि इसके बाद यदि एडमिशन आप वापस लोगे तो आपको 20 लाख भरना पड़ेगा। तो सोचो, एक तो एंट्री वहां डिफिकल्ट था, तो एग्जिट भी डिफिकल्ट।
लेकिन गिग इकोनॉमी में क्या है, जब मर्जी है आओ, जब मर्जी है जाओ। इस वजह से अनसर्टेनिटी, तो इसमें क्या है, आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हो सकता है ये आर्गुमेंट टॉपिक में आ जाए, या जो भी है ऐसे टॉपिक में आए, या फिर गिग इकोनॉमी ऐसा जो है रिपोर्ट राइटिंग में भी आपका आ सकता है। तो ये न्यू ट्रेंड है। नेक्स्ट आपका जो है सीयूईटी, जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इज अ गुड स्टेप फॉर यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अभी कुछ दिन पहले देखो कि लास्ट ईयर तक एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए 99%, 98%, 97% चाहिए। अब किसी बंदे का 87% है, या किसी का 80% है, या किसी का 67% है, तो 67% वाले को भी तो मौका मिलना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि सारे 99% वाले ही टैलेंटेड हैं। यदि सारे 99% वाले टैलेंटेड होते तो सारे के सारे यहाँ क्वालिफाई करते हैं। लेकिन आप देख रहे हो असिस्टेंट कमांडेंट, सिविल सर्विसेज, ये सब में क्या है, जो यहाँ 99% लाए, 98% लाए, 97% लाए हैं, यहाँ इनको 47% लाने में पसीने छूट जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो 99% ला रहा है या एकेडमिकली 97%, 90, हो सकता है वो रट्टा लगा करके ला रहा, उसके पास समझ जो है 67% वाले से कम हो। तो एक तरह से ये एक तरह से न्यू स्टेप जो है आपका सीयूईटी, एक अच्छा स्टेप है। तो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, अब इसी को डिफरेंट वे में कर सकता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, और टू गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, इट इज अ गुड स्टेप एंड ऑल। सो इस वे में आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक नंबर जो 10 है, मोर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर मेकिंग इंडिया कार्बन न्यूट्रल। तो कार्बन न्यूट्रल इंडिया को बनाना है 2070 तक, 2070 तक बनाना है। तो इसके लिए जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अभी देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल पिक पकड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि बीच बीच में देखो कभी कभी आग लग जा रहा है, फायर ये हो जा रहा। अब सोचो आप व्हीकल चला रहे हो, आग लग गया, मान के चलो कि बाइक में तो, स्कूटी जो है उसमें तो फिर भी थोड़ा चल सकता है, अब कार में जा रहे हो, आग लग गया तो जान माल का खतरा है ना। तो इस वजह से एक तरह से बहुत इन्वेस्टमेंट। दूसरा है कि जो आपका अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बहुत कॉस्टली आ रहा है, तो उसके कॉस्ट को हमको कम करना है। तो कम कैसे होगा, जब इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें, आर-एन-डी में ये करोगे। अब इसमें हो सकता है मोर इन्वेस्टमेंट इन आर-एन-डी, या सिंपली हमने मोर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, तो हमने ये ओपन इंडेड कर दिया। अब मोर इन्वेस्टमेंट इन आर-एन-डी, तो उसको ये आप स्पेसिफिक आर-एन-डी, अदरवाइज इसमें है और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी आ जाता है, ठीक है ना, कि जो आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जब ये हम किए हैं तो ओपन लिटिल क्लोज उसको कर सकते हैं। तो मोर इन्वेस्टमेंट इन आर-एन-डी इज रिक्वायर्ड, या मोर इन्वेस्टमेंट इन जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। तो जिस ढंग से आपको ये टॉपिक आ सकता है। तो ये हमने 10 आपको ये प्रोवाइड किया ऑलरेडी हमने, चूंकि तो टोटल जो हमने आपको 100 टॉपिक्स आपके बोले थे, तो 100 में ऑलरेडी हमने जो है 30+ टॉपिक हम पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। इसमें देखो 10 ऐसे हमने किया, 40 हुआ, फिर आपको 10 रिपोर्ट, 10 आर्गुमेंट ये सब प्रोवाइड कराएंगे, तो 100+ हम प्रोवाइड करा देंगे। अब इसको क्या है, रेगुलर रूप से आपको लिखना है। आपके कोई भी जैसे फैमिली मेंबर में कोई है, फ्रेंड है, अंकल, चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा जी जो भी हैं, या आपके सीनियर जूनियर भाई बहन जो भी है, आप उनको लिखो, लिख करके उनको दिखाओ। और यदि आपको है कि ठीक है कोई नहीं है, तो आप टेस्ट लिख सकते हो हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है, उसमें आप लिख सकते हो। आपको टेस्ट वगैरह से संबंधित जो भी क्वेश्चंस जो डाउट है, आप इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू, कंटिन्यू रहो, और धीरे धीरे जो हमसे हो सकता है वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ।